नमस्ते सभी को। एक लंबे समय से तैयारी करने के बाद अभी हम फ्री हुए हैं, लेकिन परीक्षा देने के बावजूद भी मानसिक उथल पुथल का दौर जारी है। जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो परिणाम को लेकर आश्वस्त हैं, जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की जिसकी वजह से उनका स्कोर कम हो रहा है। जिनके बीच में नंबर हैं वो दुविधा में हैं कि उनका चयन होगा या नहीं होगा, मेरिट कहाँ तक जाएगी। तो अभी 4-5 दिनों में आपके जो कॉल आए हैं, आपका जो फीडबैक है, उसके आधार पर कुछ सामूहिक कंक्लूजन निकाला है। इस पर बात करना खूब ज़रूरी है, क्योंकि अब संतुलित होना ज़रूरी है। परिणाम अच्छा रहे इसकी अपन आशा करते हैं, लेकिन आगे के लक्ष्य की तरफ उन्मुख होना भी ज़रूरी है। अभी 26 तारीख के पेपर में अपने साथ क्या क्या हुआ, अभ्यर्थियों के कितने नंबर आए, मेरिट कहाँ तक जा सकती है, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, सब पर एक एक बिंदु पर बात करते हैं। रहना मेरे साथ में, ध्यान से देखना। अभी जो फीडबैक आया है अभ्यर्थियों का, उसमें कुछ ये पॉइंट हमको देखने को मिले हैं कि सर मेरा स्कोर अच्छा होता अगर समय प्रबंधन सही हो जाता। ये 70% स्टूडेंट की आम समस्या थी कि सही टाइम पर मेरा पेपर नहीं हो पाया, प्रश्न छूट गए। इस पर बात करेंगे। पेपर का स्तर, जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने 10 बार सिलेबस को रिवाइज कर लिया था, जो बहुत गहनता में जाकर के पढ़े थे, वो पेपर के स्तर से थोड़े से असंतुष्ट नजर आए। तीसरा, अभ्यर्थियों की गलतियां, समय प्रबंधन के साथ साथ उन्होंने एग्जाम हॉल में और कौन कौन सी बारीक सी गलतियां की हैं जिनकी वजह से उनका स्कोर थोड़ा सा कम रहा। अगला, मेरिट कहाँ तक जा सकती है और अभी अभ्यर्थियों के नंबर कहाँ तक आ रहे हैं, इन सभी पॉइंट पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जिन अभ्यर्थियों का स्कोर कम हो रहा है उनकी एक आम समस्या ये है कि समय प्रबंधन हम नहीं कर पाए। 2.5 घंटे का जो हमारे पास में समय था, उस 2.5 घंटे के समय में हम अलग अलग खंड को कवर नहीं कर पाए। कोई कह रहा है कि सर हमारे प्रश्न छूट गए 10, कोई कह रहा है कि सर हमको पेपर 10 मिनट बाद में दिया, कोई कह रहा है कि जब हम 3 भाग करके चौथे पोर्शन की तरफ गए तब हमारे पास में केवल 30 मिनट बचे थे, 2 पोर्शन करने बाकी थे। मैंने आपको वीडियो बना करके पहले ही कहा था कि टाइम का स्पेशल ध्यान रखें। दूसरी बात, यह भी सुनने में आया कि परीक्षा हॉल में घड़ी की व्यवस्था नहीं थी, एग्जामिनर ने, विक्षक ने टाइम नहीं बताया और लास्ट में जाकर के हमको पता चला कि इतना पोर्शन करना बाकी है और टाइम कम रह गया। तो इस समय प्रबंधन की वजह से लगभग 5 से लगा करके 7 प्रश्न तक का नुकसान अभ्यर्थियों को उठाना पड़ा है। एक मैडम का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि सर मैंने 10 क्वेश्चन राइट करके गोले लगा करके रखे थे और वो 10 प्रश्न मेरे राइट थे, लेकिन लास्ट में समय नहीं बचा और वो 10 प्रश्न ओमर शीट में भरने ही रह गए। सोचो, 2 साल से तैयारी करने वाले स्टूडेंट जब ये कहता है कि राइट 10 प्रश्न मैंने ओमर शीट में भरे ही नहीं है, उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो समय प्रबंधन आप नहीं कर पाए, उसकी वजह से आपके 4-5 नंबर कम आए हैं, सुनने में आया। दूसरा, पेपर का स्तर, 3 साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल से तैयारी कर रहे थे, बहुत डिप में जाकर के आपने पढ़ा था, एक एक बिंदु को कंप्लीट किया था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कहना है कि पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता पुरानी वाली खत्म हो रही थी, इसलिए हमने इस पेपर का स्तर थोड़ा सा सामान्य रखा। अब पढ़ने वाले स्टूडेंट का कहना है कि पेपर का स्तर जितना डीप होता उतना उनको फ़ायदा होता। किसके कितने नंबर आ रहे हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। मेरिट का जो खेल चल रहा है उस पर भी अभी अपन बात करने वाले हैं। पेपर के स्तर से असंतुष्ट नजर आए। कैसे? हिंदी बहुत ऊपर की पूछ ली, साइकोलॉजी आपने एक पॉइंट को अच्छी तरह से कवर किया था। जो हमारे मार्गदर्शन में पढ़े थे उनको इतनी अच्छी साइको कंप्लीट हुई थी कि उनका कहना था कि हमारा ही कहना है कि अगर साइको जितनी टफ होती उतना आप भीड़ से थोड़े से अलग होते। तो साइकोलॉजी का स्तर इजी था, हिंदी का स्तर इजी था। एसएसटी में जो आपने पढ़ा था उसके मुकाबले स्तर बहुत ऊपर के प्रश्न पूछ लिए थे, और इस ऊपर के प्रश्न में आपको पहले तो लगा कि सब आ रहा है, लेकिन आप जब पेपर करने गए तब आपकी छोटी छोटी गलतियों से आपका स्कोर थोड़ा सा कम हुआ। एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे ही सब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखना, रीट लेवल 2 आर्ट्स में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे थे। हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता से एक बहुत अच्छा प्रश्न बना था, कोई दिक्कत नहीं, सभी ने किया। वैदिक काल से 2 प्रश्न बने थे, स्टैंडर्ड प्रश्न थे, सभी ने किए। महाजनपद काल से भी एक अच्छा प्रश्न बना था, सभी ने किया।
इसके बाद में मौर्य काल से भी एक प्रश्न बना था, सबने किया। एक महावीर स्वामी से भी प्रश्न बना था, वो भी आपने किया। लेकिन इसके बाद के टॉपिक देखना, इसका बाद का चैप्टर था गुप्त काल, इसके बाद का चैप्टर था हर्षवर्धन, इसके बाद का चैप्टर था राजपूत काल, इसके बाद का चैप्टर था सूफी आंदोलन, इसके बाद का चैप्टर था सूफी आंदोलन, इसके बाद मुगल प्रशासन, इसके बाद 1857 की क्रांति, इसके साथ राजाओं के साथ में संधियाँ, इसके बाद अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, और इसके बाद चैप्टर था 1885 से लगा करके 1947 का इतिहास। अब कितना बड़ा अपन को अंतर देखने को मिला, देखना ध्यान से। गुप्त काल से एक भी प्रश्न नहीं, हर्ष से एक भी प्रश्न नहीं, राजपूत काल से एक भी प्रश्न नहीं, सूफी से एक भी प्रश्न नहीं, मुगल प्रशासन से एक भी प्रश्न नहीं, क्रांति से एक भी प्रश्न नहीं, राजाओं के साथ संधियां एक भी प्रश्न नहीं, अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव एक भी प्रश्न नहीं, 1885 से 1947 का राष्ट्रीय आंदोलन, एक ही ऊपर का प्रश्न कि चोरा चोरी कांड कब हुआ। अब अगर यही पेपर आरपीएससी के द्वारा बनाया जाता और सेकेंड ग्रेड का पेपर होता एसएस का, या सेकेंड ग्रेड का पेपर होता जीके का, तो ये आरपीएससी क्या करती अगर ये सिलेबस देती, तो आरपीएससी गुप्त काल से, हर्ष से, राजपूत से, सूफी से, मुगल से, हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन को लेती, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को। तो अभ्यर्थियों को मज़ा आता कि हमने इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है, प्रश्न आया। लेकिन ये प्रश्न बनाने का पैटर्न इतना व्यवस्थित किसका रहता है? हमेशा आरपीएससी का। इसलिए मैंने आपको पढ़ाते समय में हमेशा, मार्गदर्शन देते समय, पढ़ाते समय में हमेशा आपको कहता था कि आरपीएससी का पेपर बनाने का स्तर और बीएससीआर का पेपर बनाने का स्तर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर बनाने के स्तर में अंतर है। आरपीएससी के पेपर में हम कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि गुप्त अच्छी तरह से कंप्लीट करना एक प्रश्न बनेगा, मुगल अच्छी तरह से कंप्लीट करना एक प्रश्न बनेगा। और इस बार तो क्या किया था, रीट में जो अंक विभाजन किया गया था, पिछली रीट में तो हर 4-5 यूनिट के को एक इकाई में बांट रखा था, ये इकाई इतने नंबर की, ये इकाई इतने नंबर की, तो फिक्स था कि इस इकाई में से इतने प्रश्न बनने हैं। इस बार तो इकाई का गेम ही क्लोज कर दिया। तो इस टॉपिक में से तो प्रश्न बना लिए, लेकिन ये जितने बड़े चैप्टर थे उसमें से प्रश्न नहीं बनाए। जो भी अच्छा टीचर था उसने इन सभी चैप्टर को अच्छी तरह से कवर करवाया था। अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छी तरह से कवर किया भी था, क्योंकि पता है कि बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है, यहाँ से फाइनल प्रश्न बनता ही है। और ये आरपीएससी अगर होता तो वहाँ से मैं कह रहा हूँ जितने भी चैप्टर लिखे हैं हर टॉपिक में से एक एक प्रश्न होता। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी तैयारी की, प्रश्न उस पूरे पैटर्न में से बने नहीं। दूसरी बात, हिंदी के स्तर को अगर देखा जाए और साइकोलॉजी के स्तर को अगर देखा जाए तो पेपर बहुत ऊपर ऊपर के प्रश्न पूछ लिए। राष्ट्र को, देश को क्या कहते हैं, राष्ट्र, इस तरह के भी प्रश्न थे। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि पेपर का स्तर से थोड़ा सा हम दुखी हैं। पेपर जितना टफ बनता उतना हम भीड़ से अलग होते, उतनी हमारी पढ़ाई यहाँ पर दिखती। समझ में आ रहा है? आरपीएससी का होता पेपर ये, तो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को बेनिफिट होता। अभ्यर्थियों की गलतियां, प्रश्न कहाँ पढ़ रहे हैं, गोला कहाँ लग रहे हैं, प्रश्न कोई सही तरह से समझ नहीं रहे, बाद में पता चल रहा है अरे इसका तो ये था, मैंने ये कर दिया। तो ये जो 2.5 घंटे में अभ्यर्थी क्वेश्चन को रीड करके ओएमआर शीट में फिलअप कर रहा है, वहां पर उसने छोटी छोटी गलतियां की, वही उस गलतियों की वजह से वो 4 से 5 नंबर पीछे रहा। मैनेजमेंट की वजह से 5 नंबर तक वो पीछे रहा, छोटी छोटी गलतियों की वजह से 4-5 नंबर पीछे रहा। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी मुझे मेरे पास में आए हैं जो कहते हैं कि सर सब कुछ आता था, पेपर बहुत अच्छा था, मेरे फेवर का था, सभी प्रश्न आ रहे थे, 150 में से 140 प्रश्न कर लेता फाइनल, लेकिन जब मैं घर पर आकर के चेक कर रहा हूँ तो 150 में से 100 आ रहे हैं, 150 में से 103 आ रहे हैं। अब बताओ, 150 में जो 140 कर सकता था बंदा, वो कह रहा है कि मैं 110 पे ही आ गया, जो 140 ला सकता था वो कह रहा मैं 100 पे ही आ गया। क्यों 100 पे आ गया? टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाया। क्यों 100 पर आ गया? खुद ने वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ की, और ये गलतियाँ फ्रेशर स्टूडेंट ने तो बहुत ज़्यादा की है, जो 2-2 साल से पढ़ रहे थे, अपना सिलेबस पूरा कवर किया था, रिवीजन भी अच्छा किया था, लेकिन पहला एग्जाम था तो गलतियां कर बैठे, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। साथ ही साथ जो मैच्योर थे, कई बार एग्जाम दे चुके वो बैठे थे, उनसे भी ये गलतियां हुई हैं, लेकिन कम मात्रा में। समझ में आ रहा है? तीसरा, अब अगली बात करें। अब आप यूं कह रहे हो कि मेरिट कहां तक जाएगी, मेरिट कहां तक जाएगी, मेरिट कहां तक जाएगी, ये आपका कहना है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरिट कहां तक जाएगी, सुनना ध्यान से। अगर आप लेवल 1 की बात करते हो
तो कोई कह रहा है कि 135 आ रहे, कोई कह रहा है 128 आ रहे, कोई कह रहा है 120 आ रहे, कोई कह रहा है 110 आ रहे, और एक एवरेज स्टूडेंट हैं उनके नंबर आ रहे हैं 95 से लगा करके 115 के बीच। उसके बाद किसके, जो ऊपर ऊपर के जो क्रीम लोग हैं उनके नंबर आ रहे हैं 120 से लगा करके 135 132 के बीच। अब कहाँ तक जाए लेवल 1 की मेरिट, तो डिपेंड करता है कि लेवल 2 के स्टूडेंट लेवल 1 में बैठते हैं या नहीं, क्योंकि लेवल 2 में जो साइंस के स्टूडेंट थे उनके लेवल 1 में अच्छा स्कोर हो रहा है। अगर लेवल 2 वाले नहीं बैठते हैं तो इनकी मेरिट बहुत कम जाएगी, 105 नंबर जो हैं वो भी वेट कर सकता है रिजल्ट का। तो वेट करना पड़ेगा कि लेवल 2 वाले लेवल 1 में बैठते हैं नहीं, उसके बाद ही अपन कुछ इस बारे में कह सकते हैं लेवल 1 के बारे में। दूसरी बात, लेवल 2 आर्ट्स, लेवल 2 आर्ट्स की बात करें तो मैंने जहाँ तक सुना है बच्चों के 95 से लगा करके 110 के बीच में 80% बच्चों के नंबर आ रहे हैं, 95 से लगा करके 110 के बीच। अब डिपेंड करता है कि हिंदी में कितनी सीटें आएगी, डिपेंड करता है कि संस्कृत में कितनी सीटें आएगी, डिपेंड करता है कि एसएसटी में कितनी सीटें आएगी, डिपेंड करता है कि अंग्रेजी में कितनी सीटें आएगी। मान के चलो कि अंग्रेजी वाले जिसके 105 नंबर भी आ रहे हैं वो भी सेफ हैं, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में और एसएस में कह नहीं सकते हैं। पहली बात तो सीटें कितनी यहाँ पर आएगी उस पर मेरिट डिपेंड करती है। फिर भी जिनके 110 नंबर से आगे आ रहे हैं वो रिजल्ट का वेट कर सकते हैं हिंदी, संस्कृत और एसएस में। समझ में आ गया? दो बातें हो गई। लेवल 2 साइंस अच्छा स्कोर कर रहे हैं सबके 105 से लगा करके 125 के बीच में, 125 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इनको भी 110 के ऊपर जिनके नंबर आ रहे हैं वो रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में मेरिट कम रहेगी, हिंदी, संस्कृत और एसएस में मेरिट ज़्यादा रहने की संभावना है। ये खाली अपन क्या कह सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, डिपेंड तभी करेगा कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी सीटें आ रही हैं। अब आप कहोगे कि सर अभ्यर्थियों के नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, नंबर की बात करें तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जो हमारे यहाँ पर मार्गदर्शन में रहे थे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने पहला एग्जाम्पल, ये हमारे मार्गदर्शन में रहा एक स्टूडेंट है, नाम है सुनील। इनके टोटल नंबर हो रहे हैं 129, इनके टोटल नंबर हो रहे हैं 129। कितने? 129 टोटल नंबर हैं। अब बात करें कि एसएसटी में कितना स्कोर किया इन्होंने, 52, साइकोलॉजी में 28, हिंदी में 28, संस्कृत में कम नंबर आए थोड़े से 21। लेवल 2 आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। लेवल 2 आर्ट्स में 110 से ऊपर वाले अभ्यर्थी बहुत कम है तो, लेकिन वो गिने चुने हैं। सबके नंबर 100 से लगा करके 110, 95 से 110 के बीच में है। तो ये 129 नंबर है। अब आपके 100 नंबर आए हैं और आप अभी देख रहे हो कि इसके 129 नंबर है, आप डिमोटिव हो गए कि मेरे तो 100 ही नंबर आ रहे हैं, इसके 129 नंबर है। तो भाई ये जो टॉप 5 की कैटेगरी में आने वाला स्टूडेंट है उसमें इनका नाम है। तो 129 नंबर सबके नहीं आ रहे हैं, ये टॉप स्टूडेंट है इसलिए इनके 129 नंबर आ रहे हैं। एसएसटी में बहुत अच्छा स्कोर किया, 52 नंबर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मार्गदर्शन में कंप्लीट की है। साइकोलॉजी में 28 तक पहुंचे, हिंदी में 28 तक पहुंचे, संस्कृत में 21, थोड़ा सा कम रहा। इनका भी कहना था, मैच्योर है कि संस्कृत थोड़ा सा मैं हैंडल नहीं कर पाया, आ रहे थे प्रश्न गलत हो गए। अब पेपर सबको आ रहा था, मैनेज नहीं कर पाए, वहां पर आपके कम नंबर आए। पेपर नहीं आ रहा हो और कम नंबर आए तो आपको इतना दुख नहीं हो, पेपर आ रहा है और कम नंबर आ रहे हैं वो थोड़ा सा दुखद आपके लिए होता है, लेकिन उससे भी आपको बाहर निकलना है। दूसरी बात करते हैं कि इन पर अपन को विश्वास इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ओपन टेस्ट करवाया था, 1500-2000 स्टूडेंट ने भाग लिया था और इस ओपन टेस्ट में कुछ पारितोषिक भी था। उस ओपन टेस्ट में फर्स्ट रैंक इनकी आई थी और हमेशा जो ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट हुए थे उसमें पहली रैंक इन्हीं की देखने को मिली है। तो इनके 129 नंबर बहुत अच्छे नंबर है। ये टॉप के जो टॉप स्टूडेंट है, टॉप 3, टॉप 5 उसमें से इनका नंबर है। हो सके टॉप 1 भी हो, टॉप 2 भी हो, तो अपन को 129 देख करके डिमोटिव नहीं होना है क्योंकि ये ऊपर वालों के नंबर हैं। बाकी तो सबके एवरेज नंबर 95 से लगा करके 110 के बीच में ही है। दूसरा एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे मार्गदर्शन में रहे एक स्टूडेंट का जिनका नाम है अंकुश।
इनके बारे में बात करें तो इनके टोटल स्कोर हो रहा है 123 एसएस में। बहुत बड़ी बात है, L1 में तो बच्चों के 120 के ऊपर एक आम बात है, लेकिन इनके टोटल स्कोर हो रहा है 123। इनके एसएसटी में आए 50, संस्कृत में 22, हिंदी में 26, साइकोलॉजी में 25, टोटल 123 नंबर हैं। ये भी टॉप के स्कोर वाले नंबर हैं। तो अब आप 129 आपने अभी सुना, 123 आपने अभी सुना, और आप 110 पे हो, आप 105 पे हो, आप 95 पर हो, आप 115 पे हो, तो आप ऐसे नंबरों को देख करके डिमोटिव नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 10-15 स्टूडेंट के 120 के ऊपर वाले नंबर में वो आ रहे हैं। तो 110 नंबर भी अपने आ रहे हैं तो वेट करना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा, जितना जल्दी आप मेरिट के खेल से बाहर निकल जाओ उतना अच्छा है। मेरिट के खेल से बाहर क्यों निकलना है? क्योंकि इससे अपना माइंड बहुत तनाव में रहता है, इससे अपना माइंड बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। फिर बात करते हैं अब क्या करना है। तो पहला, एक अभ्यर्थी इतने ज़्यादा डिमोटिव हो गए हैं कि कोई तो रो रहे हैं 3-3, 4-4 दिन से, खाना उनको नहीं भरा, रात को नींद उनको नहीं आ रही है। और ये सब के पीछे कारण क्या है कि पेपर बहुत अच्छा था, हमारे फेवर का था, लेकिन हम पेपर को हैंडल नहीं कर पाए। अब सुनो ध्यान से, जो भी L1 के स्टूडेंट थे, अगर उनके नंबर थोड़े से कम आ रहे हैं तो L1 का 40% सिलेबस ग्राम सेवक से मैच करता है, और ग्राम सेवक का दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो जितना ज़्यादा आप इस तनाव से बाहर निकल करके अगली भर्ती की तरफ रुख करोगे, उतना ही ज़्यादा आप संतुलित हो जाओगे। तो L1 के स्टूडेंट ग्राम सेवक की तैयारी कर सकते हैं। अच्छी खासी पोस्टें हैं, अच्छी पोस्ट है ग्राम सेवक की, और इजी तरह से 40% सिलेबस इन्होंने रीट में कंप्लीट किया, 60% सिलेबस उनको एक्स्ट्रा पढ़ना है। आराम से आप ग्राम सेवक की तैयारी कर सकते हो। दूसरी बात, जो L2 लेवल 2 में थे, उनके अभी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की, सेकेंड ग्रेड की भर्ती जल्द ही आने वाली है। और सेकेंड ग्रेड की भर्ती के बारे में बात कर दूं तो आपको खुशी होगी कि ये पेपर RPSC के द्वारा बनाया जाता है, और RPSC सिलेबस के साथ में पूरा का पूरा न्याय करती है। अब बात करें सेकेंड ग्रेड की, तो सेकेंड ग्रेड में 500 नंबर का पेपर होता है, उसमें 200 नंबर का जीके होता है, 300 नंबर का सब्जेक्ट आता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ। लेकिन एक दूसरी बात कि अगर TSP के आप स्टूडेंट हो तो TSP की जो मेरिट है वो राजस्थान के मेरिट से TSP के मेरिट का 35 से 40 नंबर वेरिएशन होता है। सामान्य का स्टूडेंट जो सीकर का है और सामान्य का स्टूडेंट जो TSP इलाके का है, उन दोनों के बीच में मेरिट में 35 से 40 नंबर का अंतर होता है। और 35 से 40 नंबर का अंतर अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या करना है? जितने नंबर आ रहे हैं अच्छी बात है, पेपर बिगड़ गया है तो उस बात को पूरी तरह से भूल करके अगले गोल की तरफ स्थापित हो जाओ। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको पता है कि परिणाम आपके पक्ष में आएगा, सकारात्मक रहेगा। फिर भी सेकेंड ग्रेड में आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का और सेकेंड ग्रेड में जीके का सिलेबस निकाल करके उसका 2 दिन तक अच्छी तरह से एनालिसिस करके उस भर्ती के अंदर लग जाओ। जो सेकेंड ग्रेड के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, हाल फिलहाल में चयनित हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में पूछो कि इस सब्जेक्ट की कौन सी बुक्स अच्छी रहती है, इस सब्जेक्ट में जीके के लिए क्या है, हिंदी के लिए क्या है, SST के लिए क्या है, संस्कृत के लिए क्या है। और फिर आप जिस तरह से, जिस कंटिन्यूटी से आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, उसी कंटिन्यूटी से आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी में लग जाइए। मैं कह रहा हूँ रीट से सेकेंड ग्रेड बनना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि सेकेंड ग्रेड में एक सिलेबस होता है, RPSC के द्वारा पेपर करवाया जाता है, पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है, और आप जो पढ़ते हो उसकी पूरी मेहनत सेकेंड ग्रेड में दिखती है। तो अभी जस्ट आगे सेकेंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, तो बिल्कुल अपने आप को वहाँ पर प्रतिस्थापित करें, मेरिट के खेल से बाहर निकलें और सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें। मैंने अभी जो कैटेगरी बताई थी वो सामान्य के हिसाब से बताई थी। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे सामान्य से थोड़े कम नंबर देख करके भी अपने आप को थोड़ा सा आश्वस्त रख सकते हो। पर जहाँ तक हो सके इस मेरिट के खेल से बाहर निकल जाइए, दूसरे लोगों के संपर्क में आइए जो सेकेंड ग्रेड बने हैं, उसके बाद में अपने सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, फिर आप उस तरफ मुड़िए। आप ज़रूर सफल होंगे। आप मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत रंग लाएगी।
बिल्कुल आपको पेपर आ रहा था, समय प्रबंधन की वजह से, गलतियों की वजह से आपका पेपर बिगड़ा है, तो जल्दी से जल्दी इस मानसिक दौर से बाहर निकल जाइए और अगले लक्ष्य की तरफ स्थापित होइए। मैं जल्दी सेकंड ग्रेड का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और सेकंड ग्रेड के पूरे सिलेबस मैं आपको ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।